तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने मोशन एंड फोर्स के एमसीक्यूज़ के साथ। और यहाँ पर हम ये सेकंड पार्ट में आ गए हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ 10 क्वेश्चंस किए थे और उसके सिनेरियो में बाकी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश की थी ताकि आपको वो सारा सिनेरियो क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं एक रिकॉल क्वेश्चन की तरफ इशारा कर रहा हूँ और इसमें यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट जिस तरह दी हुई है दैट स्विमिंग इज़ पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, तो इसमें आपको चूँकि वाटर को एक डायरेक्शन में पुश करना होता है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज़ द बॉडी ऑफ स्विमिंग द स्विमर, ठीक है। और वो अपने हाथ जो है उनसे वाटर को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और उसका जो रिस्पांस होता है वाटर का अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इस बॉडी को क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता है। सो लेट्स से वी कॉल इट एज एक्शन एंड दैट इज़ द रिएक्शन। तो ये आपके पास थर्ड लॉ हो जाएगा। सो मेनली वन शुड नो दैट दिस इज़ अ रिकॉल टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उनके जहन में ये प्रॉब्लम होती है कि ये रिकॉल टाइप और एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस किस तरह से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास सिचुएशन क्या डिस्क्राइब की गई है दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is varying linearly with time, then the shape of displacement time graph will be, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख लें, ठीक है। सो दिस इज टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह से अगर मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दूँ फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट एक्सेस पर भी मैं कुछ इक्वल इंटर पैचेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट कर लूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ये रिलेशन लीनियर है जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने मीटर्स में लेट से मेजर करनी है और टाइम जो है वो सेकंड्स में, और ये यहाँ पर आपके पास हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 और 4। सो से वी गेट द फर्स्ट पॉइंट एट दैट लेवल जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि टाइम जब 1 सेकेंड है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास ड्रॉ होता है जब आपको ये पॉइंट मिलता है, ठीक है, दैट इज़ 2 मीटर, 2 सेकेंड्स के बाद 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर उसके बाद आपको एक थर्ड पॉइंट मिलता है यहाँ पर 3 सेकेंड पर आपको 6 मीटर्स मिल गया। सो इफ़ यू कंबाइन दीज ऑल पॉइंट्स, ठीक है, सो यू गेट अ लीनियर रिलेशनशिप। और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 1/1 सेकेंड के पास होने से जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो 2 के इंटरवल से हो रही है। सो ऑटोमेटिकली ये एक लीनियर ग्राफ आपको बताएगा स्ट्रेट, ठीक है, और इसमें आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा करेक्ट वो होगा लीनियर वाला। इसी तरह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आपके सामने मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रखना चाहता हूँ इसी सिनेरियो में, ताकि क्योंकि ज़ाहिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए है कि स्लोप जो है वो डी टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या आपको प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी। लेकिन अगर एक बॉडी मिसाल के तौर पर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप इसको स्पीड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और
वेलोसिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। वजह क्या है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और अगर एक कर्व लाइन है, ठीक है, कर्व्ड पाथ है, उस पे मोशन हो रही है, तो वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर ये जहन में रखें कि ये कर्व्ड पाथ है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रखता हूँ तो ये डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से कम होगा। तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको वेलोसिटी देगा, ये आपको स्पीड नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ दैट इज़ करेक्ट एंड दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेलोसिटी जो है, ये भी मैं कह सकता हूँ कि इस केस में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के मैग्नीट्यूड से कम होगा। लेफ़्ट साइड पर मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ और ये मैं स्पीड लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये जहन में रहे कि यहाँ पर जो पॉइंट है इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है स्पीड के मैग्नीट्यूड के। तो ये यहाँ पर ज़रूरी पॉइंट्स हैं कि आपको पता हो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में द स्लोप एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड रिप्रेजेंट्स, और ज़ाहिर है ये जो स्लोप है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। सॉरी, दिस इज़ में इसमें यहाँ पर आपके पास जो होगा दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो अब यहाँ पर ये बेसिकली इस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखें, इस टाइम के लिए एक वेलोसिटी आपको यहाँ पर मिल रही है एट दैट पॉइंट, और इसी टाइम पर आपको एक वेलोसिटी यहाँ पर भी मिल रही है। सो टाइम इज़ नॉट चेंजिंग, ठीक है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो एक तो हमें यहाँ पर मिलेगा इन्फिनिट, स्लोप, ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी कि वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 सेकंड पर ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, लेट्स से दिस इज़ फोर्थ वेलोसिटी, तो ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। सो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग टू वेलोसिटीज़ एट अ सिंगल टाइम, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो इस वजह से ये यूनिफॉर्मिटी वाला पॉइंट तो यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन इन्फिनिटी वाला पॉइंट हो सकता है। तो आपके पास ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन आपको पता हो कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो इन्फिनिट स्लोप हमारे पास आ रहा है यहाँ। 14 में स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आप देखें, दैट अ कार ट्रेवल्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक हो गया। तो ऐसे ज़रूरी ड्राइंग पर फोकस किया करें जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है। तो जैसे ही आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं उसमें फ़ौरन जो है ना आप वो स्टेटमेंट को के मुताबिक ड्रॉ करना शुरू करें, ताकि आपके टाइम भी बचे और आपको उसकी सही तरह से समझ भी आ सके। सो ईस्ट की तरफ इसकी मूवमेंट है 30 मीटर, और फिर उसके बाद वो टर्न ले रहा है 40 मीटर। कहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहा है, नॉर्थ पे। सो ये आपके पास नॉर्थ की तरफ ट्रैवलिंग हो गई इसकी, ठीक है। दिस इज़ 40 मीटर्स। और फिर उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है जो 30 और 40 का है,
ठीक है। इस पर इसने टाइम कितना लगाया है, 50 सेकेंड्स। सो अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, आपके पास फार्मूला है इसका। और इसमें चूँकि हमने कोशिश की है कि पहले से ही उसको प्रॉपर वेक्टर्स के हेड टू टेल रूल के थ्रू ड्रॉ करें, तो इसका यहाँ पर जो रिजल्टेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वो ये होगी, इट विल नॉट बी 70 मीटर, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसको प्रॉपर हेड टू टेल रूल से सॉल्व करना होगा। और इसमें आपके पास चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर हो कट मिलना, रिज़ल्ट मिलना चाहिए कि ये जो आपके पास रेड लाइन है उसका रिजल्टेंट, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। सो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इस डिस्प्लेसमेंट को मालूम कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 930 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, इट विल बिकम 2500, ठीक है। और ए स्क्वायर रूट इसका जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 50 मीटर। ठीक हो गया। टाइम आपके पास कितना है, 50 सेकेंड्स। सो इस रिलेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, सो 50 मीटर डिवाइडेड बाय 50 सेकेंड्स, इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर यह पॉइंट आपके जहन में क्लियर हो कि जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक अगर आप ड्राइंग करें तो आपको एक्सक्यूज़ मी बहुत आसानी से उस सारे पॉइंट की समझ आ जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है 5 मीटर, फिर उसके बाद वो साउथ की तरफ मूवमेंट करता है 3 मीटर, फिर उसके बाद वो वेस्ट की तरफ मूवमेंट करता है 3 मीटर, और फिर उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करता है 3 मीटर। सो अब यहाँ पर जो सिचुएशन है स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आप ये लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको फिगर मिल जाएगी, और हमें चूँकि ये हमने सारा का सारा प्रोसीजर हेड टू टेल रूल के थ्रू किया है, सो रिजल्टेंट क्या बना, रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि ये जो रिकवरी डिस्प्लेसमेंट है ये 3 मीटर है, तो ये इस टोटल 5 में से निकल जाएगी, तो ये आपके पास 2 मीटर हो जाएगा। सो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 2 मीटर, और ज़ाहिर है ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। सो इस तरह से ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं डिस्प्लेसमेंट के, वहाँ पर आप इसकी सोल्यूशन कर सकते हैं। इसी में अगर आप डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके पास आता है इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी सिनेरियो में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सब कुछ ऐड कर दें, 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14। सो डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 14 मीटर्स। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास है अभी, इसमें जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, इसमें अगर आप देखें कि द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ठीक है, आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट मैसेज, चेंज इन मोमेंटम इन ऑल बॉडीज़ विल बी, ठीक है, मुख्तलिफ मैसेज हैं, उनकी वैल्यू मुख्तलिफ है, और अप्लाई जो हो रही है फोर्स वो आपके पास सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है कि चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप इस रिलेशन को नज़र में रखें, F = ΔP/ΔT, ठीक है।
तो इसमें अगर आप मुख्तलिफ बॉडीज़ को फोर्स एक ही अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें जो चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब थोड़ा सा इसको अगर आप ओपन कर लें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि डेल्टा पी इज़ बेसिकली दिस वन। ठीक है, सो चेंज इन वेलोसिटी मुख्तलिफ हो सकती है बॉडीज़ की, लेकिन जो स्मॉलर मैसेज हैं और हेवियर मैसेज हैं, ठीक है, उनमें अब फ़र्क क्या होगा कि चूँकि स्मॉलर आप यहाँ पर कह सकते हैं या आप उनको लाइटर कह दें। ठीक है, लाइटर विल बी दी करेक्ट टर्म। सो लाइटर मैसेज के जो स्पीड्स हैं में चेंज आएगा, डेल्टा वी जो होगा, और हेवियर मैसेज का जो डेल्टा वी होगा, ये वाली स्पीड लाइटर मैसेज की जो वेलोसिटी का चेंज आएगा हेवियर मैसेज के मुकाबले में मुख्तलिफ होगा। लेकिन चूँकि चेंज इन मोमेंटम इज़ नॉट ओनली अबाउट द स्पीड, चेंज इन मोमेंटम आल्सो इंक्लूड्स द मैसेज। ठीक है, सो इस वजह से जब एक हेवियर मैस एक लेस चेंज इन वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक लाइटर मास एक ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल ऑलवेज गेट द चेंज इन मोमेंटम सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज भी सेम नहीं रहेगा और ना ही एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहेगी। सो एक्सेलरेशन भी आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। सो इस क्वेश्चन में देखें, इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें आप देखें एन अनबैलेंस्ड फोर्स विल ऑलवेज। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड इट मीन्स कि जितने भी फोर्सेस इस सिस्टम पर अप्लाई हो रहे हैं उनकी वजह से जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, सो अनबैलेंस्ड फोर्स का यहाँ पर यह मतलब होगा। तो एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी का, दूसरा आ रहा है ट्राई टू अचीव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ट्राई टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट एंड ट्राई टू ब्रिंग द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें आप देखें ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी ला सकता है लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन भी ला सकता है। सो ऑलवेज का वर्ड देखें। ठीक है, सो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव का ऑप्शन नहीं हो सकता। सो दैट वन इज़ रॉन्ग। Try to achieve uniform velocity, not possible. It will always try to bring change. Try to bring the body to rest. ये भी यही नेगेटिव वाली हो गई, तो हमेशा ये नहीं हो सकता, ये मूवमेंट में भी इंक्रीज़ करवा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दिस इज़ ए, कि यह हमेशा कोशिश करेगा कि वेलोसिटी में चेंज लेकर आए। तो ज़ाहिर है वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इट कैन make the acceleration and it will always change the velocity. अच्छा, इस क्वेश्चन में 17 में आप स्टेटमेंट को देखें तो इसमें हमारे पास आता है दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल उसका 60 डिग्री बन रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ। तो उसकी रेंज जो है क्या होगी, जी की वैल्यू दी हुई है। तो चूँकि हमारे पास रेंज की वैल्यू, हमारे पास जो इक्वेशन है वी आई स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई जी है, तो अगर आप वी आई की वैल्यू लगा दें, थीटा की जगह अपनी वैल्यू लगा दें और जी की जगह अपनी वैल्यू लगा दें, तो यहाँ पर हमारे पास ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 10, और साइन 120 जो है वो आपके पास बराबर बनेगा 3/2 के। सो दिस विल बी 3/2। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आप कैंसिल कर दें, सो दैट विल बिकम 5 × √3 मीटर, और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए है कि रेंज की वैल्यू जो है, लेट से अगर उन्होंने यहाँ पर थीटा की जगह 45 दिया होता, ठीक है,
तो आपको ये पूरा फिगर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वी आई स्क्वायर बाई जी से भी काम चल सकता था, ठीक है, बिकॉज दैट वाज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो ये वी आई स्क्वायर जो है ये मैक्सिमम रेंज है। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेंज जो है दैट इज़ इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू जो है, तो ये समटाइम्स अगर आपको क्वेश्चन किया जाता है कि रेंज का मैक्सिमम रेंज से जो रेशो बनता है वो किसके बराबर है, सो वो आपके पास साइन 2 थीटा के बराबर बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम देखें दैट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, तो बाकी ऑप्शंस की तरफ जाने से पहले ये देख लें कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी जो है, ठीक है, वो जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और ये वेलोसिटी है इसकी। सो अगर आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर मिल रही है, सो इसका मतलब ये है कि वी एफ विल बी ग्रेटर देन वी आई, ठीक है। और इसी केस में अगर आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसके रिवर्स मिल रही है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, सो अगर आपको एक्सेलरेशन ये वाली मिल रही है दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपको यहाँ पर कंडीशन जो मिलेगी वी एफ इज लेस देन वी आई। जहाँ तक ऑप्शंस में इसकी करेक्ट ऑप्शन बनता है वो तो आपके पास ए बनता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बी ऑप्शन भी दिया हुआ है, और इसके लिए भी आपको मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कि बी ऑप्शन के लिए व्हेन द कार इज़ टेकिंग टर्न अराउंड अ कॉर्नर, सो उस केस में आपके पास सर्कुलर मोशन होता है, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी और टेंजेंशियल मोशन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। सो वहाँ पर जो आपके पास एंगल बनता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर आपके पास एंगल 0 डिग्री बनेगा इस केस में, और इस केस में एंगल जो है वो 180 डिग्री बनेगा। सो दीज आर द पॉसिबल एंगल्स इन योर कोर्स, जिसमें आप फिर देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इसका फिर जवाब देना है। इस क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 19 में द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट along a सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये आपके पास एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस आप r ले लें, ठीक है। सो अब जाहिर है जब ये पूरा ये वाला डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो इसमें तो आप हाफ ऑफ दी सरकमफेरेंस हो जाएगा, पूरा जो है वो 2 पाई r के बराबर बनता है, तो हाफ जो है वो बन जाएगा 2 पाई r। और अगर इस पॉइंट से लेकर ए से लेकर बी तक हम आ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गई डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास हो जाएगी 2r की वैल्यू, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दें, मतलब रेशो ले लें डिस्टेंस बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट विल बी पाई r डिवाइडेड बाई 2r, r कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के लिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है वो प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट 40 डिग्री 45 डिग्री, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में रखें कि जब कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है, ठीक है, और उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री है, सो ऑब्वियसली इस केस में जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर है इनिशियल, उसका अगर आप
वर्टिकल वी आई वाई और हॉरिजॉन्टल वी आई एक्स चेक करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू वी आई साइन थीटा और ये वी आई कॉस थीटा रहेंगे। और इसमें थीटा की वैल्यू चूँकि 45 दी गई है, यहाँ पर भी 45 है, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू जो है सेम है, एंड दैट इज़ 0.707। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आई एक्स और वी आई वाई की दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वो होगी हाफ एम वी आई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी आई वाई स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये हाफ हाफ आ जाएगी। फिर उसके बाद हम जाते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, बिकॉज वो ऊपर जाना बंद कर देती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये आगे की तरफ जा रही है। सो इस वक्त इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ जो है वो ख़त्म हो गया, तो हाफ रह जाएगा। तो हाफ क्या हुआ, 50%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इधर ही एक पॉइंट आपको पता चले कि अगर मैं ये ग्राउंड एक्सिस ले लूँ, तो ये जो इस वक्त इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये जो मैंने रेड लाइन से शो की हुई है वी एक्स, ठीक है, ये एग्जैक्टली ग्राउंड के क्या हो गई है, पैरेलल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एट हाईएस्ट पॉइंट एंगल बिटवीन वी एक्स एंड ग्राउंड एक्सिस इज़ ज़ीरो। और वैसे भी यहाँ पर अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पर एंगल की बात करते हैं इन जनरल, तो तब भी प्रोजेक्टाइल की जो एंगल है वो यहाँ पर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ग्रेजुअली इस ये एंगल की वैल्यू जो हम यहाँ पर लिखते हैं वो फाई इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी आई वाई माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई एक्स बनती है। तो इसमें ये वाला फैक्टर उससे सब्ट्रैक्ट होता रहता है। सो फाइनली एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, दिस वैल्यू, दिस टोटल वैल्यू गोज़ टू ज़ीरो। सो फाई की वैल्यू आपके पास ज़ीरो हो जाती है एट द मैक्सिमम हाइट। सो आई होप सो इसमें जितने भी हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमने अपने इस लेक्चर में जो दूसरा पार्ट था उसमें काफ़ी कोशिश की है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएं जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हों और उनको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। और मैंने तो यहाँ पर बेसिकली कोशिश की है कि 20 क्वेश्चंस हों, बट ओवरऑल मैंने उन क्वेश्चंस को इतना एक्सपेंड किया है कि वो डिफरेंट सिनेरियोज़ में फिर आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू।